गुड इवनिंग बच्चों। तो पिछली बार हम लोगों का एक छोटा सा कन्वर्सेशन हुआ था जिसमें आपको सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी दे दी गई थी। चैप्टर बाय चैप्टर दे दिया गया था कि ग्रामर में कहाँ से पूछेगा, बुक में कहाँ से पूछेगा, कितने प्रकार की बुक होगा, ग्रामर के कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया था। ये सारा जानकारी आपको दे दिया गया था। ठीक है, तो सारा जानकारी देने के बाद हमें आशा है कि आप लोग इसको फॉलो कर लिए होइएगा। तो आज का जो सेशन है वो ग्रामेटिकल के दृष्टिकोण से कहिए या अनुवाद बनाने के दृष्टिकोण से कहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और यह जो है एक जीरो लेवल से मैं आप लोग को आज ऊपर की ओर ले चलूँगा, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, जिससे आपको अनुवाद बनाने में बहुत सहायता करेगा, जो आगे आपको बहुत काम देगा। और जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है उसमें अनुवाद भी पूछा जाता है आपका 5 नंबर का, जिसमें अनुवाद में आपको 8-7 नंबर का बोर्ड आपको अनुवाद देगा, जिसमें से 5 अनुवाद करने होते हैं और वह जो है 5 नंबर का होता है। इसके अलावा हर की ऑप्शन रहता है, आप समरी भी लिख सकते हैं, लेकिन अनुवाद सीखने से आपको बहुत फायदा होगा। अनुवाद सीख लेंगे तो समरी को रट्टा मारने से बच जाइएगा। ठीक है, कहानी याद रहेगा तो आप उसको अनुवाद करके निकल जाइएगा। लेटर राइटिंग लिखने में आपको बहुत सहायता हेल्प होगा, एसे में होगा, कॉम्प्रिहेंशन में होगा। ये सारे चीज़ में आपको जो है बहुत जो है एक काम करेगा, गुण का काम करेगा। तो आज मैं आपको उसके सबसे जो नीचे का पहलू होता है सेंटेंस, ये सेंटेंस के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस है, लिखा है जीरो लेवल से है। ठीक है, ये पार्ट 1 भी है, ये आपको आगे बहुत गुण साबित होगा, वरदान। इसको हम आज नीचे लेवल से शुरू करते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं और देखते हैं सेंटेंस होता क्या है। तो इसके में देखिए यहां पे एक डिफिनेशन लिखा हुआ है सेंटेंस का, परिभाषा। हालांकि सीखने के लिए, समझने के लिए या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिनेशन का कोई रूल नहीं है, बस फिर भी एक एक बता दिया जाता है, समझाने का एक तरीका रहा है। तो आपको फॉलो करना है कि कहता क्या है। तो सेंटेंस के बारे में लिखा है, डिफिनेशन दिया हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब क्या हो गया, शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे, वो सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, पूर्ण अर्थ दे वो सेंटेंस कहलाता है। एक मिनट, थोड़ा रंग चूज कर लिया जाए। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। यह पूर्ण अर्थ देता है, क्या हो गया? सेंटेंस कहलाता है। क्या हो गया? इस पर थोड़ा देखिए ये क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक सिंपल सा वर्ड है, हिंदी के, चूंकि हम लोग हिंदी भाषी है तो हिंदी से ही हम ले। जैसे देखिए अगर कोई शब्द लिखे कि वह है जाता, वह है जाता, ये पर आपको अजीबोगरीब लगेगा, कुछ इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। अगर इसी को अगर हम सजाएं तो यहां हो जाएगा वह जाता है। तो एक यह जो है एक कंप्लीट वाक्य हो गया, एक अर्थ दे दिया। ठीक है, तो ये सटीक हो गया, ये सेंटेंस ले लीजिए। अंग्रेजी में जैसे देखिए कि ही, ठीक है, ए इज बॉय। ठीक है, अब ही ए इज बॉय, ये कोई अर्थ ही नहीं दे रहा है। ठीक है, ये कोई शब्द ही नहीं हो रहा है, कोई अर्थ ही नहीं दे रहा है। तो इसको जब सजाएंगे तो इसका हो जाएगा ही इज ए
बॉय, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो यह एक सटीक अर्थ दे दिया, तो ये वाक हो गया। क्या हो गया? ये वाक हो गया, ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये सेंटेंस है। अब यहां देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा कि इट हैज ए फुल स्टॉप। ये बात सही है, इट हैज ए फुल स्टॉप। अंग्रेजी का शब्द देखिए, यहां फुल स्टॉप आ गया ना। अच्छा, फुल स्टॉप, ए क्वेश्चन मार्क। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं जैसे क्या कि एम आई अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्न का बोध हो रहा है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क भी आ गया। तो यहां देखिए क्वेश्चन मार्क, एन एक्सक्लामेशन मार्क्स। जैसे अगर देख लिया जाए तो व्हाट अ कैच, CATCH, यहां पर ये दे दिए, असर्ज का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस साधारणतः सेंटेंस में अंत में क्या क्या आपको देखने को मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे फुल स्टॉप, दूसरा क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद क्या मिल जाएगा, ये एक्सक्लामेशन मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्या किसी भी सेंटेंस में अक्सर साधारणतः सेंटेंस में ये चिन्ह आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब आगे देखिए, सेंटेंस समझ में आ गया, तो आगे चलिए सेंटेंस के बारे में फिर आगे क्या कहता है। ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखिए कि ये सेंटेंस मुख्यतः जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये ग्रामेटिकल की दुनिया में है। हालांकि जब अनुवाद करेंगे, अभी जो अनुवाद सीखिएगा, उस अनुवाद बनाने के लिए इसमें से जो है ये 3 का ही अनुसरण होगा, एफर्मेटिव का, इंट्रोगेटिव का, 3 का भी नहीं, ये मात्र 2 का। ठीक है, और यही 2 5 भाग में आगे बढ़ जाएगा, मैं आगे डिटेल से बताऊंगा वो अनुवाद सीखने के दृष्टिकोण से। क्योंकि हम सेंटेंस यहां पढ़ रहे हैं, तो ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक यहां है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस ना एक साधारण वाक्य को कहा जाता है। और याद रखिए, एसर्टिव सेंटेंस का मतलब है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्या? स्टेटमेंट का मतलब हो जाएगा कि किसी ने कोई चीज को बोला, वक्ता के कथन को ले लीजिए, वो स्टेटमेंट के अंतर्गत आ गया। जैसे मैं जाता हूं, वह आता है, तुम झूठ नहीं बोलते हो, क्या वह पागल है, क्या मैं पागल हूं, तो वह स्टेटमेंट हो गया। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट को एसर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होगा कि ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न का बोध हो। किसका बोध हो? प्रश्न का बोध हो, वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक शब्द हो गया, आगे विस्तार से पढ़ाया जाएगा, इसी में दिया है, बताया जाएगा। फिर 4 में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये इच्छा सूचक होता है। यहां पे ये चौ लीजिए, इच्छा सूचक वाक्य है। इच्छा सूचक मतलब क्या? भगवान आपका भला करे, दीर्घायु होए, ये हिंदी में है। अंग्रेजी में अक्सर 2-4 गो शब्द है। जैसे हम लोग बर्थडे में जाते हैं, किसी को तो विश करते हैं, क्या? मे यू लिव लॉन्ग टाइम, भगवान करे कि आप बहुत दिन तक जिए, ये इच्छा सूचक है। भगवान करे कि आप जो हैं भविष्य में जो है अच्छे नंबर से पास कर जाएं, ये सब इच्छा सूचक शब्द है। और 5 में हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये विस्मय सूचक शब्द है, एक्सक्लामेटरी। इसमें कहीं ना कहीं एकाएक फील करने वाले दुख, खुशी, ठीक है ना, इस सब को जाहिर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता। तो आप यहां समझ गए कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सेंटेंस होंगे। कौन कौन हो गया? तो एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, और लास्ट में आ गया, लास्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, अब
बारी बारी से हम इस पांचों के बारे में जानेंगे कि एसर्टिव क्या होता है। एसर्टिव दो भाग में बट जाता है, फिर इंट्रोगेटिव है, फिर इंपेरेटिव है, फिर ऑप्टेटिव है और अंत में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी है। ठीक है, ये 5 सेंटेंस ग्रामर के दृष्टिकोण से है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब अनुवाद बनाने की दुनिया में जाएंगे तो तत्काल में अनुवाद बनाने के दृष्टिकोण से ये इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी का लोप हो जाता है, इसका यूज नहीं होगा। इसी में एसर्टिव में जाइएगा, ठीक है ना, एसर्टिव में जाइएगा, फिर इसके दो भाग हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव में जाइएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा और WH, वहां पे 5 का स्वरूप बदलेगा। लेकिन ये ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से है ये। अब हम बारी बारी से जाने कि एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो आगे देखिए, यहां लिखा है एसर्टिव सेंटेंस। क्या लिखा है? एसर्टिव सेंटेंस। डिफिनेशन है कि अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। हम पीछे बता रहे थे अभी, स्टेटमेंट को व्यक्त करता है, किसी के स्टेटमेंट मतलब कथन को। कोई इंसान आपके पास किसी चीज पे या कोई चीज बोल के चला गया, तो वो जो बोल के जो चला गया ना, तो उसकी जो शब्द वो बोल के चला गया वो स्टेटमेंट है, और वही क्या कहलाता है? एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। या हिंदी में भी देखिए कि ऐसे वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करते हैं वह एसर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। एसर्टिव मतलब क्या? ऐसे वाक्य जो किसी वक्ता के या जो किसी कथन को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? वह एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? एसर्टिव सेंटेंस। क्या एसर्टिव सेंटेंस? एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी के कथन को व्यक्त करना, जो चीज ऐसी है उसके बारे में ऐसा बोल दिया, और जो शब्द बोल के चला गया, जो वाक्य बोल के चला गया, वो स्टेटमेंट हो गया। अब एक एग्जांपल देखिए कि यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब हम स्कूल जा रहे हैं, अब कोई पर्सन आके हमको बोल गया कि यू आर गोइंग टू, तुम स्कूल जा रहे हो। ठीक है, अब तुम जो स्कूल जा रहे हो वो तो बोल के चला गया, कोई हमको बोला, तो जो बोलने वाला जो वाक्य को बोल के चला गया वह क्या हो गया? वह स्टेटमेंट हो गया, और जो स्टेटमेंट है वह एसर्टिव हो गया। आ रहा है समझ में? दूसरा है कि सी विल मीट सून। इसका मतलब हो गया कि वह बहुत जल्द मिलेगी। अब कोई हमके जा रहे हैं, मान लो कि स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन या कोई दोस्त उसमें से कोई बोल के चला गया कि अरे वह जो है ना बहुत जल्द हमसे मिलेगी, तो दोस्त बोल रहा है किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि वह ऐसा उसका बोल रहा है कि वह बहुत जल्द ही मुझसे मिलेगी। तो जो शब्द वो लड़का बोला वो तो बोल के हमें चले गया, और कोई दूसरा दोस्त को बोलेंगे कि मेरा दोस्त बोल रहा था उसके बारे में कि उसको कोई बोला है कि वह मुझसे बोलेगी, तो ये जो स्टेटमेंट, जो शब्द बोल के चला गया वही स्टेटमेंट हो गया। तीसरा है रानी इज नॉट ए गुड गर्ल। रानी एक अच्छी लड़की नहीं है। कोई बोला, कोई ऐसा शब्द बोला कि रानी एक अच्छी लड़की नहीं है, राइट? तो जो कोई ना कोई आदमी बोला कि रानी एक अच्छी लड़की नहीं है, तो जिस आदमी ने ये शब्द बोला, ये रानी इज नॉट ए गुड गर्ल, तो वह उसका स्टेटमेंट हो गया बोलने वाले का। ये किसी ना कोई आदमी ही ना ये चीज बोला है कि रानी इज नॉट ए गुड गर्ल। किसी ने तो इस शब्द को बोला, तो जो बोला, जो शब्द को बोला, ये शब्द क्या हो गया? स्टेटमेंट। और जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो किस में आते हैं? एसर्टिव में। किस में आते हैं? एसर्टिव में। हो गया? आगे चलिए अब देखिए सेंटेंस जो एसर्टिव है, एसर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। किसके? एसर्टिव सेंटेंस के। स्टेटमेंट या तो नेगेटिव में देगा या पॉजिटिव में देगा, पॉजिटिव में देगा या नेगेटिव में देगा, वही स्टेटमेंट है। अब यहां देखिए कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक वाक्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते, राइट? कौन कौन? तो एक हो गया आपका
एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। एक हो गया सकारात्मक और एक हो गया आपका ये नकारात्मक। क्लियर? कोई कोड दो क्या चीज? एसर्टिव। तो एसर्टिव सेंटेंस कितने भाग में बट गया? दो भाग में। एसर्टिव सेंटेंस कितने भाग में बट गया? दो भाग में। कौन कौन? तो एक आपका हो गया क्या चीज? एफर्मेटिव सेंटेंस। और याद रखिए एफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, POSSITIV, ठीक है, पॉजिटिव। एसर्टिव एफर्मेटिव मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव भी साधारण भाषा में कह सकते हैं। और दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक ऐसा वाक्य जिससे नकारात्मक का बोध हो, वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और यहां है एफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिससे सकारात्मक का बोध हो, वो क्या हो गया? क्या हो गया? एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर है? एक में लिखा है यहां पे कि एफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस या इसको क्या हम बोले थे? बोले हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसको आप एफर्मेटिव सेंटेंस कहिए या पॉजिटिव सेंटेंस कहिए, बोथ आर इक्वल। ठीक है? यहां एक परिभाषा है, अ सेंटेंस दैट गिव्स अ पॉजिटिव सेंस इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब क्या? एक ऐसा वाक्य जो सकारात्मक अर्थ देती। तो अंग्रेजी में है आपका, इसको हिंदी में ऐसे लिख लीजिए परिभाषा। यहां देखिए, दिख रहा है? नहीं, यहां से आइए, इधर से देखिए। यहां है कि अ सेंटेंस दैट गिव्स अ पॉजिटिव सेंस इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। माने ऐसा वाक्य जो सकारात्मक अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। आप इसको लिख लेते, या अंग्रेजी में हिंदी में समझने के लिए लिख लीजिए। क्या? ऐसा वाक्य जो सकारात्मक का बोध कराता है या कराए, ठीक है, वह क्या कहलाता है? वह जो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में लिखिए तो एफर्मेटिव कहिए या पॉजिटिव कहिए या क्या कहिएगा? हिंदी में सकारात्मक कहिए, सकारात्मक कहिए। ये ठीक है? इसको क्या कहेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर जाएं तो ही इज अ नाइस पर्सन, इसका मतलब क्या होगा? ही इज अ नाइस पर्सन, इसका मतलब ये हो गया कि वह एक अच्छा व्यक्ति है। राइट है? ये एक मतलब सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब हो गया कि जो एकदम सीधा साधा वाक्य। सीधा साधा वाक्य का मतलब ये हो गया कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कह देना। और सबसे बड़ी चीज है कि सकारात्मक वाले वाक्य में नहीं रहता है, अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है। ये हमेशा ध्यान देंगे। सकारात्मक शब्द, सीधा साधा वाक्य, ठीक है? तो ही इज अ नाइस पर्सन। दूसरा है आई लाइक योर बुक, मतलब मैं तुम्हारा किताब पसंद करता हूं। आई लाइक योर बुक, मैं तुम्हारा किताब पसंद करता हूं। ये सीधा वाक्य है। उसके बाद है सी प्लेज विथ पैशन। ये पैशन का मतलब समझते हैं? ये पैशन का मतलब हो जाएगा आपका जुनून। पैशन का मतलब हो जाएगा आपका जुनून। अब है कि सी प्लेज विथ पैशन, वह जुनून से खेलती है। अगर इसका हिंदी लिखे तो यहां पर हो जाएगा वह जुनून से खेलती है। किस चीज से खेलती है? जुनून से खेलती है। अब हमें आप ये बताइए कि मैं बोलूं कि वह जुनून से खेलती है, ये सिंपल वर्ड है, साधारण वर्ड है, सकारात्मक वर्ड है। सकारात्मक का मतलब क्या? सीधा साधा वाक्य।
वह जाता है, मैं आता हूँ, वह खेलती है, वह पढ़ता है, वह नहाता है, वह झूठ बोलता है, ठीक है, वो सकारात्मक वाक्य होता है। और ये अगर ऐसे नहीं पहचान पाइएगा तो आगे मैं बताऊंगा कि जिस ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न का बोध ना हो, जिसमें नहीं नहीं लगा हो, ये सकारात्मक वाक्य होता है। आगे इस पर बताया जाएगा। वैसे सिंपली समझिए कि सीधा साधा वाक्य, जो चीज ऐसा है वैसा कह देना, बोल देना, लिख देना, सकारात्मक वाक्य कहलाता है, अर्थात एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। पहला है, क्योंकि एफर्मेटिव का दो भाग, तो अभी हम क्या पढ़ें, किसके बारे में जाने, एफर्मेटिव के बारे में। और दूसरा भाग चलते हैं, दूसरा हो जाता है आपका क्या चीज, दूसरा भाग यहां पर हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक लीजिए, या नहीं तो यहां पर लिख दीजिए कि जिस वाक्य में नहीं लगा हो, जिस वाक्य में नहीं या नो, नहीं या नो लगा हो, वह क्या कहलाता है, लगा हो, वो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, ये डिफिनेशन है, अ सेंटेंस डेट गिव्स ऑन नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो नकारात्मक का सेंस देता है, एक ऐसा वाक्य जिससे नकारात्मक का बोध होता है, वह कौन सा सेंटेंस कहलाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां देखिए, इसका परिभाषा मैं हिंदी में यहां ऐड कर देता हूं। हिंदी में परिभाषा क्या होगा, ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिससे, जिससे नकारात्मक, जिससे नकारात्मक का, नकारात्मक का बोध होता है, नकारात्मक का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव NAGATIV, उसे नेगेटिव सेंटेंस SENTENC नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर, क्या समझे आप, ऐसा वाक्य जिससे नकारात्मक का बोध हो उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। मान लिया जाए कि साफे लूल है, नहीं समझ में आया, फिर भी हमको समझना है, पढ़ाई तो करनी है। अगर परिभाषा के माध्यम से नहीं समझ पाए तो यहां पर मैंने नोट में डाल दिया है, इसको वॉच कीजिए गौर से। नोट में लिखा क्या है, ध्यान देंगे कि ऐसा वाक्य जिसमें नो या नहीं लगा रहे वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो नो या नहीं किसमें, हिंदी में, किसमें, तो हिंदी में, मतलब क्या, ऐसा सेंटेंस जिसमें हिंदी वाले वाक्य में नो या नहीं लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव। कैसे, तो यहां फिर एग्जाम्पल के थ्रू आइए। हिंदी में एग्जाम्पल दे दिया, अंग्रेजी में दे दिया ही है। जैसे मैं लंबा नहीं हूं, मैं लंबा नहीं हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पांडे जी अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। अब क्या, मैं और एक और लिखिए, उसके पास घड़ी न है। अब बताइए, उसके पास घड़ी नहीं है या उसके पास घड़ी न है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। मैंने यहां डाल रखा है कि हिंदी में पहचान है कि नहीं लगा, नहीं लगा है नो, यहां नहीं है, यहां नो है। सीधा समझने के लिए समझिए कि जिस वाक्य में नहीं या नो लगा रहे हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और अंग्रेजी में तो कथी माने नहीं होता है, नोट माने नहीं,
या नो माने नहीं, नो। अब देखिए कि आई एम नोट योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूं, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं हूं। तो नहीं का क्या होता है? नोट। तो जिसमें नोट, अंग्रेजी में नोट और हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नोट और हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नोट और हिंदी में नहीं, मतलब हिंदी वाले वाक्य में नहीं 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 लगा रहता है और अंग्रेजी वाले वाक्य में नोट लगा रहता है या नो लगा रहता है। तो आई एम नोट योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूं, तो नोट है ना, तो नेगेटिव हो गया। सुमन इज नोट प्रेजेंट, सुमन इज नोट प्रेजेंट में सुमन उपस्थित नहीं है। कौन उपस्थित नहीं है? सुमन क्या नहीं है? तो उपस्थित नहीं है। नहीं का मतलब नोट लग गया, और जिस वाक्य में नोट लग गया वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। एक है, आप बोलिएगा नो का, नो करने के लिए, तो उसमें देखा जाए आगे, तो देखिए यहां पर जैसे मैं लिख दूं कि आई हैव नो, आई हैव नो मनी, MONEY, मेरे पास पैसे नहीं है। एग्जाम्पल जाइए, एग्जाम्पल में क्या लिखा है? आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो नो माने नहीं, ठीक है, नो माने नहीं। तो क्या, जो ऐसे वाक्य जिसमें नोट, जिसमें क्या चीज, नोट या नो लगा रहे, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। वो क्या सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? हिंदी वाले वाक्य में नहीं या नॉ लग गया तो समझ जाएगा नेगेटिव है। अंग्रेजी वाले वाक्य में नो या नोट जहां जहां लगा रहेगा वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। क्लियर? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? या सीधा ध्यान में रखिए कि जिस वाक्य में नहीं लगल मिल गया हिंदी में, या अंग्रेजी में नोट या नो मिल गया, समझ जाइए वाक्य क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। वाक्य क्या हो गया? नेगेटिव। आ रहा है समझ में? चलिए अब आगे देखिए, आगे है दू में, देखिए यहां पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है? तो अ सेंटेंस डेट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिससे जिससे प्रश्न पूछा जाए, ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए, या ऐसा वाक्य जिससे क्या, प्रश्नात्मक का बोध हो, वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया यहां पर प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक वाक्य। क्या हो गया? प्रश्नात्मक वाक्य। क्लियर में हो गया? कौन सा वाक्य हो गया बुआ? प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है। प्रश्नात्मक का मतलब क्या? ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न का बोध हो, ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न का बोध हो, या ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाए, वो कौन सा वाक्य कहलाता है? प्रश्नवाचक, उसे प्रश्नवाचक प्रश्नात्मक वाक्य कहलाता है। मतलब अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। प्रश्न का बोध है। यहां देखिए, यहां लिखा है एम आई योर फ्रेंड। इसका हिंदी देखिए क्या है? क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं? क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं? अगर कोई हमसे पूछे या मैं किसी से कहूं क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो क्या अगला से हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं? क्या तुम मेरे भाई हो? क्या तो ये कहीं ना क्या क्या है? प्रश्न पूछाया जा रहा है। और मैंने पहले ही बता दिया कि जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो वो कौन सा वाक्य कहलाता है? प्रश्नात्मक वाक्य कहलाता है। यहां देखिए,
यहां है व्हाट इज फादर, पिताजी क्या है। व्हाट इज फादर का मतलब यहां पर हो जाएगा कि पिताजी क्या है, पिताजी क्या है। अब मैं किसी से पूछूं कि पिताजी क्या है या तुम्हारे पिताजी क्या है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो पूछा जा ही रहा है ना। तो जिससे प्रश्न का बोध प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, प्रश्नात्मक वाक्य हो गया। एक और देखिए, आर यू अ स्टूडेंट। तो आर यू अ स्टूडेंट का मतलब क्या, क्या तुम मेरे मित्र हो। सॉरी, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। यहां फिर देखिए इसका मतलब हो जाएगा क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या हो, विद्यार्थी हो, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। अगर कोई पूछे क्या तुम एक विद्यार्थी, इसका मतलब क्या, हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम विद्यार्थी हो या नहीं हो। दूसरी चीज यहां देखिए, यहां नोट में लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। आप देखिए इस वाक्य में, देखिए एम आई योर फ्रेंड, प्रश्नवाचक चिन्ह है या नहीं, है ना। व्हाट इज फादर, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। आर यू ए स्टूडेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। ये पहचान है। जिस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या पहचान था कि जिस वाक्य में नो, हिंदी में नो या नहीं लग जाए, या अंग्रेजी में नोट या नो लग जाए, उसको क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट। सेम वे उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसे है कि जिससे प्रश्न का बोध हो, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या नहीं समझ में आए तो जिस वाक्य के अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा उसे क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हो गया क्लियर। और यहां देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहां पर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं हिंदी में तो परिभाषा लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में नहीं है, तो मैं इसका परिभाषा हम यहां पे हिंदी में मैं लिख देता हूं। यहां पे क्या, यहां पर है जाएगा कि जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, वह इंट्रोगेटिव, INTRROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न तो मैंने समझ लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहचान भी जान गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। लेकिन यह प्रश्न जो पूछा जाता है ना, वो दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कितने प्रकार से पूछा जाता है, दो प्रकार से। यहां देखिए इट हैज टू काइंड्स, इसके दो प्रकार होते हैं। किसके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। अर्थात प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया है वह दो तरह से होता है। आप दो तरह से प्रश्न पूछते हैं। एक होता है WH वर्ड, एक होता है WH टाइप और दूसरा होता है यस नो टाइप। एक होता है WH टाइप और दूसरा होता है यस नो टाइप। तो यहां देखिए पहले हम यस नो पे चलते हैं, ऊपर पहले उल्टा लिखा गया है। तो यस नो टाइप का मतलब हो गया ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनका उत्तर हां या ना में दिया जाए। मैं आगे बताता हूं, यहां देखिए मैं आगे बताता हूं, इसको गौर से समझिए। यहां है क्या है, यस और नो टाइप, नो टाइप्स। तो यस नो टाइप्स क्वेश्चन का मतलब क्या, यस और नो टाइप्स क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा कि ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर यस या नो में दिया जाए। यहां पर शॉर्ट में समझिए, इसका उत्तर यस या नो में दिया जाए। जिसका उत्तर या नहीं, इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, यस
नो टाइप्स। इसमें समझिए कि क्या होगा, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना, इसी को बोलते हैं क्या चीज, यस और नो। यस और नो में दिया जाए, यस और नो में दिया जाए, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या चीज, यस नो टाइप्स। क्लियर, यस नो टाइप्स कहलाता है। समझ में आया। ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यस नो टाइप क्वेश्चन। गर्मी लग रहा है, गर्मी है आज। आगे देखिए, यस नो टाइप का मतलब क्या, जैसे बताइए मैं किसी से पूछूं क्या तुम चोर हो, तो इसका उत्तर क्या आएगा। एग्जाम्पल यहां पर लीजिए, एग्जाम्पल में लूं, किसी से मैं पूछूं क्या तुम चोर हो, क्या तुम चोर हो, क्या तुम चोर हो, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, अगर वो चोर है तो बोलेगा यस, अगर वो चोर नहीं है तो बोलेगा नो, है ना, इसका उत्तर आएगा। सोचो, अगर मैं किसी से पूछूं क्या तुम चोर हो तो इसका उत्तर क्या आएगा, दिमाग लगाओ। या अगर वो चोर है तो बोलेगा हाँ मैं चोर हूं, अगर वो चोर नहीं है तो बोलेगा नो। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है, या तो यस या तो नो, या तो हाँ या तो ना। और अभी मैंने बताया है कि जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जाए या हिंदी में हाँ या ना में दिया जाए उसे बोलते हैं यस नो प्रश्न। क्या बोलते हैं, यस नो प्रश्न। फिर एक क्वेश्चन लो, जैसे क्या मैं पतला हूं, क्या मैं पतला हूं। अब किसी से क्वेश्चन पूछा जाए क्या मैं पतला हूं तो उत्तर क्या होगा, अगर वह इंसान पतला है तो बोलेगा हाँ मैं पतला हूं तो यस, अगर वह पतला नहीं है तो बोलेगा नो। तो मतलब आंसर किस में आ रहा है, ये दोनों प्रश्न का जो उत्तर हुआ इसका आंसर किस में आ रहा है, या तो हाँ में आ रहा है या तो ना में आ रहा है, या तो यस में आ रहा है या तो नो आ रहा है। और अभी मैंने बताया है कि जिसने प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जाए यस नो क्वेश्चन हो गया। क्लियर, आ गया समझ में। चलिए और आगे है, एक और आगे हो जाएगा, एक और आगे दे दीजिए। WH बताए ना, WH, तो WH थोड़ा समझने वाला है। ये WH जो आपका हो गया, ये WH क्वेश्चन, WH टाइप्स, QIPS टाइप्स। तो WH टाइप्स में क्या होता है, तो WH टाइप्स ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे होते हैं जिसका उत्तर यस नो में नहीं, जिसका उत्तर में कोई कारण बताया जाता है। अब यहां पर लिखिए कि जिस, क्या लिखिएगा, जिस प्रश्न के उत्तर में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए या कारण बताया जाए, कारण बताया जाए, ऐसे वाक क्या कहलाएंगे, WH वर्ड, ऐसे वाक WH टाइप कहलाएंगे। क्लियर, अब बोलिए कैसे कहलाएंगे। जैसे अगर मैं किसी से पूछूं तुम क्यों पागल हो, यहां पर समझिए, मैं पूछूं कि तुम क्यों पागल हो, तुम क्यों पागल हो, राइट, तो इसका उत्तर यस नो में आएगा। किससे पूछेंगे तुम क्यों पागल हो, क्या आएगा, यस या नो, नहीं आएगा। इसमें कुछ बोला जाएगा, कुछ ना कुछ कहा जाएगा, कुछ ना कुछ कहा जाएगा
कि हम ऐसे ऐसे हैं, दिमाग ठीक, तुम क्यों पागल हो, तुम क्यों पागल हो, तो उसका कुछ बताया जाएगा, कारण कुछ लॉजिक बताया जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर कुछ लिखा जाएगा, तो हो जाएगा WH वर्ड। दूसरा है जैसे वह कल कहां थी। अब इसका क्वेश्चन बताइए, किसी में पूछ लूं कि वह कल कहां थी, तो उसका उत्तर क्या होगा, बताएगी ना कि कल मैं बाजार में थी, कल मैं समस्तीपुर में थी, कल मैं स्कूल में थी, मैं छत पर थी। कोई ना कोई जगह का नाम बताएगा, कोई ना कोई कारण तो बताएगा, कुछ ना कुछ तो इसके बारे में कुछ लिखेगा। जिसके प्रश्न के उत्तर में कुछ बोला जाए, कुछ कहा जाए, तो वो कौन सा प्रश्न हो जाएगा, WH वर्ड। वह कौन सा वर्ड हो जाएगा, WH वर्ड। क्लियर, क्लियर हो गया WH वर्ड। एक समझ लीजिए, आगे काम देगा। ये WH वर्ड के बारे में विस्तार से पढ़ लीजिए होता क्या है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि WH वर्ड का पहचान है कि हिंदी में या तो पूरा क या आधा क, हिंदी में क या पूरा क होगा, तथा अंग्रेजी में, इंग्लिश में WH लगा रहता है, लगा रहता है। ठीक है, आप पूछिए कैसे, तो मैं यहां पे बता देता हूं। ये दो भाग में बांट दीजिए, ठीक है। यहां पर आप लिख लीजिए हिंदी, यहां पर हिंदी लिख लीजिए, और यहां पे अंग्रेजी लिख लीजिए, यहां पे अंग्रेजी लिख लीजिए। मैंने बोला हिंदी में पहचान में को या आधा को रहता है, तो यहां पर लिखिए तो कहां, कब, कैसे, क्यों, किसका या किसकी। हाँ, उसके बाद क्या, ठीक है। हाँ, कैसे, कितना, क्यों, हो गया। और देखिए अंग्रेजी में, देखिए अंग्रेजी में कहां का हो जाएगा, वेयर, WHERE, वेयर। कब का हो जाएगा, व्हेन, ठीक है। कैसे का हो जाएगा, हाउ। क्यों का हो जाएगा, व्हाई। क्लियर। उसके बाद किसका किसकी का हो जाएगा, व्हिच, WHICH। और क्या का हो जाएगा, व्हाट। हो गया। अब मैंने नियम क्या लिखा है, पहचानना है। पहचान में मैंने बता दिया कि हिंदी में पहचान रहेगा या तो वाक्य में आधा को आएगा या पूरा को। क्या बताया, आधा को आएगा या पूरा को। यहां देखिए को है, यहां भी को है, यहां भी को है, यहां आधा को, यहां भी पूरा को, यहां भी को, यहां भी आधा को। मैंने बताया ना कि या तो को लगा रहेगा या आधा को लगा रहेगा, फुलफिल किया। अब यहां आप देख लीजिए अंग्रेजी में क्या है, WH मिल गया, ये WH, यहां W, यहां H, ये WH, ये WH, ये WH। आपका नियम फुलफिल कर गया, कर गया, क्या कर गया कि WH वर्ड का पहचान क्या हो गया। देखिए हमेशा काम देगा, अभी से बुढ़ारी तक काम देगा अंग्रेजी में। मतलब हिंदी में पहचान के लिए क, अंग्रेजी में पहचान के WH, ये मिल गया। इसका एक क्वालिटी है, नोट में यहां पर मैं डाल देता हूं, क्या कि WH वर्ड में या WH टाइप में, TYP। और याद रखिए इसी को WH फैमिली भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, FAMILY। इसके अंत में
हमेशा क्या लगा रहता है? क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम पूरा विस्तार से बता रहे हैं। इस पे पकड़ हो जाएगा तो फिर आपको भविष्य में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सेंटेंस पैटर्न में पूरा अनुवाद में कहीं दिक्कत नहीं होगा, वैसे आगे आपको पता चल जाएगा। ये WH हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, इसको बार बार देखिएगा, 2 बार 4 बार तो आपको जेहन में आ जाएगा। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। 2 का 4 हो गया, 2 और व्याख्या है, इसमें देख लीजिए। 3 में कहता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक। क्या होता है सर जी? आज्ञा सूचक। परिभाषा ले लीजिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और अ सजेशन इज कॉल्ड एन imperative sentence. It means that, once again go through the board. Here you can go through the definition once again. A sentence that expresses an order, a command, a request or a suggestion is called an imperative sentence. अर्थात जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये क्या हो गया? ये आज्ञा का मतलब क्या? आज्ञा मतलब क्या? वहां जाइए, 1 गिलास पानी लाइए, ये आज्ञा हो गया। अनुरोध हो गया क्या? कृपया करके मेरे साथ चलिए, मेरे लिए दवा ला दीजिए, ये अनुरोध हो गया। और एक है आपका कमांड है, वहां जाओ, खड़े हो जाओ, समय पर स्कूल जाओ, ये कमांड का सेंस है, आज्ञा का सेंस है। तो ऐसे वाक्य कौन सा समय कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, गो देयर मतलब क्या? वहां जाओ। अब हम किसी को बोलेंगे गो देयर, वहां जाओ, ये किसका बोध हो रहा है? आज्ञा का बोध हो रहा है। ब्रिंग अ चेयर, इसका मतलब हो जाएगा क्या चीज? एक कुर्सी लाओ, ये क्या है? ये कमांड है। कमांड मतलब आज्ञा, ये कमांड है, आज्ञा दिया जा रहा है। उसके बाद है डोंट टच माय मोबाइल, ये भी आज्ञा है, मेरा मोबाइल मत छुओ। अच्छा एक और देखिए, ब्रिंग अ चेयर, अगर किसी को फोर्स करके बोल रहे हैं तब तो वो आज्ञा है। अगर किसी को प्यार से बोल रहे हैं बाबू यह कुर्सी ले आओ, वो अनुरोध हो गया। ठीक है, फिर यहां देखिए, प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया करके गरीबों की सहायता कीजिए। कैसा संजोद है? अनुरोध का भाव झलक रहा है। टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पे दवा लो, मतलब क्या हो जाएगा इसका हिंदी? समय से दवा लो। ये किसका भाव हो गया? ये किसका भाव हो गया बताइए? ये सलाह दिया जा रहा है। कोई पेशेंट है, वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, दवा चल रहा है, उसको बोले करे महाराज दवा लीजिए, समय पे दवा लीजिए, ये क्या है? सलाह दिया जा रहा है। अच्छे डॉक्टर से मिलिए, ये सलाह का भाव है। और जिस वाक्य से अनुरोध, सलाह या आज्ञा का भाव झलके उसे क्या कहते हैं? इंपेरेटिव। उसे क्या कहते हैं? इंपेरेटिव। क्लियर? आगे और देखिए, नोट को ध्यान से दीजिए। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में वो यू छुपा रहता है। ठीक है, और सामने वाले में मान लीजिए तुम ही खड़ा है, आप बोल दें कि बाबू 1 गिलास पानी लाओ, मतलब क्या? तुम 1 गिलास पानी लाओ। वहां जाओ, मतलब क्या? तुम वहां जाओ। तो ऐसे वाक्य में अधिकतर ये यू का भाव हिडन रहता है, छुपा रहता है। ठीक है, आगे देखिए, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखिए क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ कर्स, ब्लेसिंग, विशेस और प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। अर्थात क्या होगा? ये ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, यहां देखिए,
कि जिस वाक्य से श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का भाव व्यक्त होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये कर्ज का मतलब श्राप होता है, श्राप देना, कुछ वाक्य उसको श्राप दे देना, चिढ़के नहीं बोल देता जाओ तुमको ये हो जाएगा वो। अब देखिए यहां है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो भगवान आपका भला क्या करेगा, मतलब ये क्या क्या कर रहा है, इच्छा बता रहा है कि भगवान करे कि तू बड़ा भला हो जाए, वह इच्छा अंदर की इच्छा को जाहिर कर रहा है। मे यू डाई ऑफ कैंसर, ये श्राप है कि जाओ भगवान करे या ऐसा हो कि तू कैंसर से मर जाओ, ये श्राप है। मे ही गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ, आशीर्वाद भी देता है ना कोई। मान लीजिए कोई परीक्षार्थी है या मैट्रिक एग्जाम में तुम लोग गया हो एग्जाम देने के लिए, तो होता है कि एग्जाम के समय एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो घर में अक्सर माता पिता या बड़े बुजुर्ग का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं, उसके मुंह से निकलता है क्या, जाओ भगवान करे तुम अच्छा नंबर से पास कर जाओ या तुम्हें अच्छा नंबर चला जाए या तुम सफल हो जाओ, वही ठीक है, वो ऑप्टेटिव में आ जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब क्या हो गया, तुम दीर्घायु रहो, तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहो, ठीक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और पहचान के लिए है नोट में देखिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से शुरू होता है और अंत में इनके एक्सक्लामेशन, ये है ना यहाँ पे है MAR के मार्क, मतलब क्या, ऐसा चिन्ह लगा होता है, लगा रहता है, ध्यान में रखिएगा। एक्सक्लामेशन मार्क मतलब ये चिन्ह जो है आपको मिल जाएगा, लगा ही रहता है। यहां देख लीजिए, यहां ना लगा हुआ, यहां है ना लगा हुआ, यहां लगा हुआ, यहां ना लगा हुआ, ये है पहचान है इसका। ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान है कि इसके अंत में क्या रहेगा, क्या रहेगा, यही एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा रहता है और शुरू में मे लगा रहता है, ठीक है। और इसके बाद चलिए क्या है, ये लास्ट में देखिए, लास्ट में यहां पर है क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। यहां देखिए क्या है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य, डेट माने जो, एक्सप्रेसेस बताता है, व्यक्त करता क्या चीज, सम माने कुछ, सडन माने एकाएक, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एकाएक, एकाएक क्या, एक फीलिंग को बताता है, ऑफ द माइंड, मस्तिष्क के, उसको क्या कहलाते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे परिभाषा में लीजिए, जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति हो, लिखा है ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब हो गया यहां पर क्या, स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब हो जाएगा तीव्र अभिव्यक्ति। मतलब जिस वाक्य से प्रसन्नता का, दुख का, यहां पे आश्चर्य, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, इस सब का एक तीव्र अभिव्यक्ति हो, है ऐसे समझिए, एकाएक मिलने वाली खुशी या एकाएक मिलने वाली गम, दुख को प्रकट करने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। या जो वाक्य एकाएक खुशी या एकाएक दुख का भाव प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट कैच, जो क्रिकेट के शौकीन होंगे वो अक्सर देखा होगा, वाओ व्हाट कैच, व्हाट शॉट, व्हाट प्लेयर, मतलब क्या, कहीं ना कहीं आश्चर्य का बोध कराता है। तो वहां पर हम किसका, तो वैसे सेंटेंस क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। वेल डन सुमन, वेल डन सुमन, कोई भी नाम दे देंगे, कोई सुमन है, किसी का बेस्ट फ्रेंड है सुमन, किसी का अगर बेस्ट फ्रेंड है, बहन है, भाई है, कुछ भी है, तो वहां पर वेल डन, कोई अच्छा काम की, मान लो सुमन जो है फर्स्ट डिवीजन से पास कर गई, उसके खानदान में आज तक कोई ने पास किया होगा, उसके खानदान में कोई फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं किएगा, सुमन पास कर गई। और जब हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा या तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसको बोलेंगे ना, मुलाकात होगा कहीं पे, तो उसको बोलेंगे वाह वेल डन, बहुत अच्छा, तुमने अपने खानदान का नाम रोशन किया, बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी देंगे, ये खुशी की बात होता है। तो ये किसमें आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में।
अल्लाह, आई एम ruined। अल्लाह का मतलब हे भगवान, ओह आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये सब किस में आता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। नोट है, ऐसे वाक्य में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा रहता है, इसमें भी लगा रहता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, और उसमें भी लगा रहता है। पीछे क्या बताए थे? पीछे में बताया ना किसमें लगा रहता है, किसमें? तो ये सेंटेंस है ऑप्टेटिव में, तो ऑप्टेटिव में मेल भी लगा रहता है शुरू में, और इसमें ऐसा भाव नहीं है, इसमें में नहीं लगा रहता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चिन्ह लगा रहता है। आ गया समझ में? ये सेंटेंस आपका आज हम समाप्त कर दिए। और याद रखिएगा, ये सेंटेंस ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से है। किसके दृष्टिकोण से है? ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से। लेकिन जब अनुवाद बनाइएगा ना, तो अनुवाद बनाने के क्रम में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ठो एफर्मेटिव, दूसरा हो जाएगा आपका नेगेटिव, तीसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और चौथा हो जाएगा आपका WH। इसी का प्रयोग अनुवाद के लिए होगा। लेकिन ये 5 आप जानकारी के लिए रखिए, बहुत जरूरी है। ये ग्रामर के दृष्टिकोण से सेंटेंस के 5 भाग होते हैं, वो आप जान गए। और ये मैंने बोला था बेसिक में आता है, अनुवाद सीखने के लिए जरूरी है। लेकिन अनुवाद सीखने के लिए आपका ये इसमें ऑप्टेटिव का यूज नहीं है। अभी जो सीखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज नहीं है, एक्सक्लामेटरी का यूज नहीं है, ना ऑप्टेटिव का है ना एक्सक्लामेटरी का है, और एक ठो और है उसका भी आपको यूज नहीं हो जाएगा, और इंपरेटिव का। मतलब यहां देखिए, अनुवाद सीखने के लिए इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंपरेटिव का, एक्सक्लामेटरी का, और एक और है ऑप्टेटिव का, इसमें यूज नहीं होगा। तो आप पूछ सकते हैं किस किस का यूज होगा, अभी हम बता देते हैं किसका यूज होगा। तो देख लीजिए, हो गया।